बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है, लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं, मैं छोटी सी गरीब चिड़िया,
मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है। फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था, लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिसे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तू इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही
अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानते हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरो का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे। क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास
बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है। ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ। अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ। आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे, और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था, कुछ बोतल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी। बेटा बबलू, तू इतना सब बनाता है, लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है। तू कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो, आखिर में कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि
मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है। बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है, ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा, मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है, जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ। तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है। वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ, इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गांव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी सुंदरी काकी। थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनानी शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था। दिन हो या रात किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बांटे बाइक चोर को जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा, मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक्स चुराकर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलर बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलर बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे, ये कौन सी नई बाइक है? काश मैं इसे चुरा पाऊं। ये मेरी सोलर बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलर बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी सोलर बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलर बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।
सुंदरनगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी। मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब किराया कैसे देंगे? पीलू, देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं। मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपये उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे। हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी। वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या, एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ, कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ, आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना। मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा जी पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी टिल्लू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है। मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी। सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है। वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के
उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का, अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी ये खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।